हम ऑलरेडी जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे अपनी मार्केटिंग कैंपेन को लगातार आगे बढ़ा रही है और रूसो ब्रदर्स ने बहुत क्लियरली कहा है कि वो जानबूझकर हमारे लिए कई क्लूज छोड़ रहे हैं। सो हर टीजर के अंदर एक सीक्रेट छुपा हुआ है जिस पर अब सोशल मीडिया पर खुलकर डिस्कशन शुरू हो चुके हैं। काफी लोगों का मानना है कि ये सारे क्लूज सीधे तौर पर अवेंजर्स एंड गेम के इवेंट से कनेक्टेड हैं। सो अगले कुछ मिनट्स में हम हर डिटेल को ब्रेक डाउन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रूसो ब्रदर्स आखिर हमें क्या बताना चाह रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं बल्कि आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑल राइट, अब तक हमने मार्वल स्टूडियोज की ओर से अवेंजर्स डूम्सडे के 4 टीजर्स देख लिए हैं। ऑफिशियली कहा जा रहा है कि टोटल 7 टीजर्स होंगे, लेकिन अभी तक 5वां टीजर लीक नहीं हुआ है, जबकि बाकी सभी रिलीज से पहले किसी न किसी तरीके से सामने आ चुके हैं। इसी वजह से कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं कि शायद हमें सिर्फ यही 4 टीजर्स देखने को मिलेंगे। र्यूमर्स ये भी कह रहे हैं कि 5वां टीजर लोकी पर फोकस कर सकता है, लेकिन सच क्या है ये तो टाइम ही बताएगा। इट इज़ पॉसिबल कि फरवरी 8 को सुपर बोल के दौरान हमें फाइनली पहला फुल लेंथ ट्रेलर देखने को मिल जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही सिर्फ डिटेल नहीं है, हर टीजर में एक स्ट्रेंज ग्लिच भी दिखाई देता है जो चंद सेकंड्स के लिए काउंटडाउन नंबर्स को चेंज कर देता है। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों का कहना है कि ये ग्लिचेस एक्चुअली स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प्स रिप्रेजेंट करते हैं और ये सारे टाइम स्टैम्प्स अवेंजर्स एंड गेम के कुछ खास मोमेंट्स से जुड़े हुए हैं। रूसो ब्रदर्स ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि अवेंजर्स डूम्सडे एंड गेम का एक डायरेक्ट सीक्वल होने वाली है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि डूम्सडे का पहला सीन शायद कैप्टन अमेरिका को पास्ट में पैगी कार्टर के साथ रहते हुए दिखा सकता है। रिसेंटली मूवी सेट से कुछ फुटेज भी सामने आई थी जिसमें 1940s का लंदन रिक्रिएट किया जा रहा था, जो आई थिंक मूवी के रीशूट्स के लिए किया गया है। एंड गेम की स्क्रिप्ट में साफ लिखा है कि स्टीव रोजर्स 1949 में ट्रैवल करता है ताकि वो पैगी कार्टर के साथ अपनी लाइफ जी सके। इसीलिए ये हो सकता है कि ये रीशूट्स उसी कैप्टन अमेरिका सीक्वेंस से जुड़े हों, क्योंकि टाइम पीरियड परफेक्टली मैच कर रहा है। स्टीव रोजर्स के टीजर में हम देखते हैं कि काउंटडाउन कोड बदलकर 1 आवर 24 मिनट्स और 22 सेकेंड्स दिखाता है। एंड जब हम अवेंजर्स एंड गेम में एग्जैक्टली उसी टाइम स्टैम्प को चेक करते हैं तो ये टाइम हाइस्ट सीन से मैच करता है। खासकर वो मोमेंट जब ब्रूस बैनर एंशियंट वन से बात करता है और वो उसे एक्सप्लेन करती है कि रियलिटी में टाइम कैसे फ्लो करता है। हमें याद है कि एंशियंट वन बताती है कि अगर किसी टाइमलाइन से इन्फिनिटी स्टोन्स को रिमूव किया जाए तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होती है जो अनस्टेबल होती है और इवेंचुअली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इससे मिलियंस ऑफ लाइव्स खतरे में पड़ जाती हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि हर यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स ही टाइम और रियलिटी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन बाद में ये रिवील हुआ कि टाइमलाइन को मैनेज करने का काम असल में टीवीए कर रही थी। कैंग ने भी कुछ ऐसा ही एक्सप्लेन किया था कि उसके वेरिएंट्स बच्चों की तरह टाइम के साथ खेलते थे और इनकर्जन्स को क्रिएट करते थे। पास्ट को चेंज करना या टाइम में हैवी ऑल्ट्रेशन करना नई टाइमलाइंस को क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये नई टाइमलाइंस केओटिक होती हैं और बाकी यूनिवर्सेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। काफ़ी रूमर्स के अकॉर्डिंग यही रीज़न है कि डॉक्टर डूम स्टीव रोजर्स को ढूंढ रहा है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जाकर केओस क्रिएट करके स्टीव शायद एक डेंजरस रियलिटी बना चुका है, बिल्कुल वैसी ही जैसे कैंग के वेरिएंट्स ने बनाई थी। इसके बाद नेक्स्ट कोड की बात करते हैं जो थोर के टीजर में दिखाई देता है। इस टीजर में गॉड ऑफ थंडर की क्लॉक बदलकर 1 आवर 17 मिनट्स और 22 सेकंड्स दिखाती है, और जब हम एंड गेम में इसी टाइम स्टैम्प को ढूंढते हैं तो हम फिर से टाइम हाइस्ट में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार 2012 वाले सीक्वेंस में। ये वही सीन है जहां अवेंजर्स लोकी को कैप्चर करते हैं और स्टीव रोजर्स डिस्गाइज में होता है और कहता है कि वो नीचे जाकर सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेट करेगा। ये डिटेल इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने कहा है कि टीजर्स में क्लूज हिडन है। सो आई थिंक ये अवेंजर्स डूम्सडे में लोकी के स्टेटस की तरफ हिंट कर सकता है। र्यूमर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि स्टीव रोजर्स शायद इस मूवी में नोमैड आइडेंटिटी अपनाएगा और एक मल्टीवर्सल अवेंजर्स टीम का हिस्सा बनेगा। ऐसा हो सकता है कि इस टीम को लोकी नहीं बल्कि टीवीए बनाए, क्योंकि लोकी अब गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है और वो यग्ड्रासिल से जुड़ा हुआ है जो पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके रखता है। सो आई थिंक लोकी इस पोजीशन को छोड़ नहीं सकता। स्टीव रोजर्स, लोकी और सर्च एंड रेस्क्यू का रेफरेंस शायद एक नए मिशन की तरफ पॉइंट करता है जिसमें कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम लोकी को डॉक्टर डूम के कंट्रोल से रेस्क्यू करेगी। इसके बाद तीसरे टीजर की बात करें जो एक्समैन पर फोकस करता है, तो साइक्लोप्स को सेंटिनल्स के खिलाफ मैसिव पावर अनलीश करते हुए दिखाने के बाद हमें एक और कोड देखने को मिलता है जो है 1 आवर 11 मिनट्स और 22 सेकेंड्स, जो है थोर द डार्क वर्ल्ड वाला टाइम हाइस्ट सीन। इस सीन में फ्यूचर का थोर और रॉकेट रियलिटी स्टोन को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
टाइम स्टैम्प एग्जैक्टली उस मोमेंट से मैच करता है जब रॉकेट थोर से पूछता है आर यू क्राइंग। ये इंस्टेंटली डेडपुल एंड वोल्वरिन के उस सीन की याद दिलाता है जहां डेडपुल पैराडॉक्स से पूछता है कि थोर क्यों रो रहा है। सो आई थिंक ये कनेक्शन अवेंजर्स डूम्सडे में थोर की पर्सनल स्टोरी लाइन की तरफ इशारा करता है। थोर के पास इस मूवी में खोने के लिए बहुत कुछ है। वो इस समय लव का फादर है और उसने लव को ओडिन की प्रोटेक्शन में रखा है ताकि वो उसके दुश्मनों से सेफ रहे। लव सिर्फ गोर की बायोलॉजिकल डॉटर और थोर की अडॉप्टेड चाइल्ड ही नहीं है, बल्कि उसके पास इमेंस कॉस्मिक पावर भी है क्योंकि वो इटर्निटी का एक्सटेंशन है। जैसे जैसे मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है और इंकर्जन्स अवेंजर्स की रियलिटी में फैल रहे हैं, अर्थ 616 धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। और क्योंकि लव इटर्निटी से कनेक्टेड है, इसलिए अगर उसका यूनिवर्स खत्म होता है तो लव भी मर जाएगी। आई थिंक यही रीज़न हो सकता है कि थोर के टीजर में लव थोड़ी बीमार दिखाई देती है। डेडपूल का थोर के रोने वाला जोक शायद इसी बात की तरफ हिंट करता है कि अवेंजर्स फाइनल बैटल हार जाएंगे और उस हार का मतलब होगा थोर के लिए सब कुछ टूट जाना, क्योंकि वो जानता होगा कि उसकी बेटी अर्थ 616 के साथ मर जाएगी। इसके अलावा काफ़ी रूमर्स हैं कि डेडपूल इस मूवी में दिखाई देगा और अगर ऐसा होता है तो एक्स मेंशन सीन में वो ये जोक कर सकता है। लव एंड थंडर के एंड में हमने देखा था कि थोर के पास फिर से म्योलनीर है जिससे वो अर्थ 10005 यानी एक्समैन यूनिवर्स तक ट्रैवल कर सकता है। काफ़ी लीक्स ये भी आए हैं कि म्योलनीर को इस बार कोई और उठाएगा और ये ना तो थोर होगा और ना ही स्टीव रोजर्स। काफ़ी लोग लोकी का नाम ले रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि शायद इसे एक्समैन यूनिवर्स की स्टॉर्म उठाए, खासकर व्हाट इफ में जो हमने देखा था उसे ध्यान में रखते हुए। अगर ऐसा होता है तो हाईली बेरी का एज स्टॉर्म वापस रिटर्न करना पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद लास्ट हिडन टाइम कोड की बात करें जो वकांडा और तालोकन वाले टीजर में दिखाई देता है, तो ये कोड दिखाता है 4 मिनट्स और 22 सेकेंड्स। एंड गेम में यही एग्जैक्ट मोमेंट है जब सोल स्टोन स्क्रीन पर अपीयर होता है। उस वक्त हमें टाइम हाइस्ट की एक्सप्लेनेशन दिखाई जा रही होती है। इसके अलावा वकांडन टीजर में हम देखते हैं कि शोरी लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बात करती है जो क्लेली सोल स्टोन से कनेक्ट करता है। कॉमिक्स में हर इन्फिनिटी स्टोन के अंदर एक सेंटिएंट बीइंग होता है जो एक पैरेलल रियलिटी से जुड़ा होता है और एमसीयू में सोल स्टोन ही वो स्टोन है जिसने ये ट्रेड सबसे क्लियरली दिखाई है। तो जब हम सारे पीसेस को एक साथ रखते हैं तो ऐसा लगता है कि रूसो ब्रदर्स शायद मूवी की एंडिंग की तरफ हिंट कर रहे हैं, लाइफ आफ्टर डेथ या फिर लाइफ आफ्टर द एंड ऑफ द यूनिवर्स। आई थिंक यही कॉन्सेप्ट बैटल वर्ल्ड की तरफ ले जा सकता है जो एक ऐसी रियलिटी होगी जो किसी और रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। मेरा मानना यह है कि डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड को जीरो से क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि एमसीयू में ऑलरेडी दिख चुके वॉइड का यूज़ करके उसे बनाएगा। वॉइड में पहले से ही वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो बैटल वर्ल्ड के लिए चाहिए और मार्वल स्टूडियोज ने वॉइड के अराउंड इतना इंपॉर्टेंट लोर बिल्ड कर दिया है कि उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। कैसेंड्रा नोवा ने भी कहा था कि जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा तो सिर्फ वॉइड ही बचेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे डिस्ट्रक्शन किसी भी कारण से हो, वॉइड हमेशा सर्वाइव करता है। सो इट इज़ पॉसिबल कि वॉइड ही मल्टीवर्स की वो एकमात्र जगह हो जिसे कभी ट्रूली रीसेट नहीं किया गया। कैंग के वेरिएंट्स ने काउंटलेस रीसेट्स के थ्रू इंकर्जन्स और मल्टीवर्सल वॉर्स क्रिएट की हैं और उन खत्म हो चुकी टाइमलाइंस और इरेज्ड यूनिवर्सेस के रिमेन्स शायद आज भी वॉइड में मौजूद हैं पास्ट वेरिएंट्स के साथ। सो व्हाट डू यू थिंक? आप इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या सोचते हो और इन मिस्टीरियस कोर्स को लेकर आपकी क्या थ्योरीज हैं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। इसके अलावा काफ़ी हैवी रूमर्स हैं कि हेनरी कैविल को बियॉन्डर के रोल में कास्ट कर लिया गया है। इस पर मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।